हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हौसलों के सफ़र नॉवेल के 10 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू द 11th चैप्टर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। स्माइलिंग शॉटगन, अरुण कुमार। उस ठंडी रात को वाराणसी के एक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद बल्लू शाह का ट्रक अब कैमूर की प्रागैतिहासिक चट्टानों के बीच से गुजरने वाले शेर शाह सूरी मार्ग पर बाई में भागा जा रहा था। धुंध भरी रात में भी गाड़ियां कैसे भी किसी को भी ओवरटेक कर रही थी। हाईवे के पके पकाए चालक खलासियों की प्रचलित भाषा में किसी भी तरह ओवरटेक कर लेने को ही बाई में चलना कहा जाता है। हालांकि भारतीय राजमार्गों पर पुलिस व्यवस्था और सड़कों के अर्थशास्त्र को थोड़ी बारीकी से समझने पर उन सड़कों पर ट्रकों के बाई में भागने का रहस्य उजागर हो जाता है। थोड़े में सार यह कि रात को हाईवे एक जंगल है, थाने वाले उसके शेर और ट्रक की स्टीयरिंग पर बैठे चालक उनके शिकार। तो हरियाणा से चले बल्लू शाह का ट्रक भी उस रात बाई में था। बल्लू शाह ट्रक में नए लगे साउंड सिस्टम पर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में ताज़ा हिट हुए जिहाल ए मिस्की वाले गाने के बोल समझने की 5वीं कोशिश कर रहा था। लेफ्ट से राइट से 6 चक्के वाले ट्रकों को ओवरटेक करते हुए 12 चक्के का बल्लू शाह ट्रांसपोर्ट का यह ट्रक उस रात खुद को जीटी रोड का बादशाह समझ बैठा था कि तभी पीछे से आते उस 6 पहिया ट्रक ने एक बेहद बदमिजाज हॉर्न के बाद बल्लू को ओवरटेक कर लिया था। बल्लू के लिए यह नया सा था। हिसार से लेकर बनारस तक उसके ट्रक को पार करने की जरूरत अच्छे ट्रक ड्राइवर नहीं करते थे। मुंह से एक भद्दी सी गाली बकते हुए बल्लू ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बीच सड़क पर रेस शुरू हो चुकी थी। 6 पहिया ट्रक के भीतर बैठे उस इंसान की आंखें अनंत तक जाती सड़क के पार कुछ देख रही थी। बगल के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा हुआ नौजवान चालक बार बार शीशे से पीछे के मतवाले हाथी की तरह हॉर्न रूपी चिंगार निकाल रहे ट्रक को देख अपना थूक घोट रहा था। उसने माथे पर चुचुहाती पसीने की बूंदों को महसूसते हुए बगल में बैठे शख्स की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी अनंत से वापस नहीं लौटी थीं। थोड़ी देर के लिए इस नए चालक ने बल्लू शाह से यह रेस जीत ली थी। अगले 5 मिनट बाद वे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगे सैयद रजा नाम के कस्बे से पहले सेल्स टैग के चेक नाके पर खड़े थे। सामने कुर्सी पर बैठा उत्तर प्रदेश पुलिस का चिड़चिड़ाया हुआ हवलदार राम दुलार यादव अपनी लाठी लेकर ट्रक के पास आया। दांत में फंसे रात के बासी मटर के छिलके से जूझते हुए हवलदार ने हमेशा की तरह बस देख भर लेने के लिहाज से ट्रक को देखा। पेपर हो, दिखावा हो मर्दे, कई बार बोले कि पड़ी तो को। नवंबर की रेशमी ठंड उसके मुंह से भाप बनकर उड़ रही थी। चालक ने पेपर दिखाया। डिक्की खोल। हवलदार गाड़ी की बॉडी पर अपना डंडा चलाकर लोहे की गुणवत्ता परखना शुरू कर चुका था। पीछे से सेल्स टैक्स के 2 अन्य कर्मचारी भी रूटीन जांच के लिए आ गए थे। ए महाराज, डिक्किया में तो कोई माल ही नहीं है, लड़का बच्चा सब है सर। कुछ उदास कुछ चिड़चिड़े तरीके से ट्रक की डिक्की की छानबीन करने के बाद रामदुलार जमीन पर अपनी लाठी सरकाते हुए गाड़ी के पास पहुंचा। इतनी देर में बल्लू शाह का 12 चकिया ट्रक हॉर्न की हुंकार भरते हुए नाके से आ लगा था। हर सुबह जीटी रोड से होकर गुजरने वाले मालवाहक ट्रकों से नाके के पास माल उगाहने के धंधे का एक छोटा लेकिन बेहद ज़रूरी प्यादा था हवलदार रामदुलार। ओ जी, सत श्री अकाल जी। पतले हो गए वो सिंह साहब आजकल। चेहरे पर बुद्ध जैसी मुस्कान लिए बल्लू ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा। सामने सेल्स टैक्स के कर्मचारी बल्लू को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके बीच कोई ऐतिहासिक याराना सा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अभी फिलहाल बल्लू के चेहरे की मुस्कान सामने वाले ट्रक को देखते ही मंद पड़ गई थी। हाईवे पर खुद को ओवरटेक करने वाले ट्रकों को वह कभी नहीं भूलता था। कुर्ता बड़ा झकाझक सियाए है जी, बुरा प्रॉफिट में है लगता है आजकल, अजीत सिंह जूनियर सेल्स टैक्स ऑफिसर ने कहा। बल्लू शाह उसकी बात को अनसुना कर आगे वाले ट्रक की तरफ बढ़ने लगा था। अगले ही पल वह चालक की खिड़की के नीचे खड़ा होकर गालियों का अपना बचा हुआ कोटा पूरा करने लगा था। ओह, तू बड़ा बिलखा सिंह है, उतर तेरी। लंबे चौड़े डील डॉल वाले बल्लू शाह को अपने सामने यूं गुस्से में चीखते देख ड्राइवर के होश फाख्ता हो गया।
उसने बगल वाले की तरफ देखा। चुलबुल सी आंखों में दरिया से गंभीरता सजोए उसकी बगल में बैठा वह लड़का किसी और ही दुनिया में खोया दिखाई पड़ता था। राम दुलार अपनी तीखी काशिका मिश्रित हिंदी में उसे इस दुनिया में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बोले ना, माल ढुलाई गाड़ी में आदमी सबको लेकर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का 2500 लगेगा। फुल फाइनल फिक्स है एकदम, सरकारी रेट। बात से बूझोगे कि लाठी से? 5 मिनट से गाड़ी लगैले हैं, जाम लगा दी से पीछे, निकाल पैसा। अपने 3 साल के कैरियर में हवलदार राम दुलार का ऐसे जिद्दी ट्रक से पाला नहीं पड़ा था। सामने बैठा शख्स अब भी अजीब तरीके से चुप बैठा हुआ था। आए बुआ, बहिरा है का तुम लोग? 3 मिनट की हीर हुज्जत के बाद आखिरकार अपने चौवे दांत में फंसे रात की प्राचीन मटर छिलके को निकालते हुए राम दुलार ने कहा। और तभी अचानक ट्रक में बैठा वो शख्स एक झटके में छलांग लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। एएसपी वाराणसी अरुण कुमार। मात्र 3 शब्दों के उस छोटे से परिचय में उस कद्दावर लड़के ने राम दुलार को दिन में तारे देखने जैसे मुहावरे का लाइव डेमो दे दिया था। सर जे है से कि हम यहाँ। इससे पहले कि राम दुलार अपने सीमित शब्दकोश और होश खोते दिमाग से अपने शब्दों की बाजीगरी शुरू करता, ट्रक के अंदर बैठे 10 लड़का बच्चा टाइप कमांडोज कूदकर बाहर आ चुके थे। राम दुलार की पतलून में सुनामी आने को थी। रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उसकी आंखों के सामने एएसपी अरुण कुमार के शख्स में उसका सस्पेंशन लेटर लहरा रहा था। सर्विस में रहते हुए बनारस के लहुरा बीर वाले उस 25 गज के प्लॉट पर घर बनवाने का सपना टूटता सा दिखाई पड़ रहा था। डिक्की खोल जल्दी। सुबह सुबह दातून करते हुए सेल्स टैक्स के कर्मचारियों की उनींदी आंखों से जागने के लिए अरुण कुमार का बस इतना कहना ही काफ़ी था। बल्लू साहब को समझ आते आते मिचली सी आने लगी थी। ट्रक के पीछे सीमेंट की बोरियों में गांजा भरा हुआ था। मनाली से उठाया गया उच्च क्वालिटी का माल, जिसकी सप्लाई आज ही उसे धनबाद की किसी डीलर को करनी थी। सीज करो, लॉकअप में लो दोनों को। इससे पहले कि बल्लू एएसपी साहब के चरणों में गिरकर बाल बच्चों की सौगंध खाने का पारंपरिक भारतीय तमाशा शुरू करता, सधे कदमों से अरुण कुमार सेल्स टैक्स के कर्मचारियों के सामने पहुंच चुके थे। सर, ई रूटीन नाका। मरणाशन कातर आवाज में सेल्स टैक्स कर्मचारी ने अपनी सफाई दी। रूटीन नाका है कि रूटीन धंधा? इस एक सीधे सपाट से सवाल ने दोनों की निगाहें जमी दोस्त कर दी। सील करो पूरा हाईवे, एक एक ट्रक चेक करो। इस भारतीय पुलिस सेवा के 1985 बैच के जवान अधिकारी की आवाज़ हवा में गूंजी और उत्तर प्रदेश पुलिस के कमांडोज ने जीटी रोड को अपने कब्जे में ले लिया था। आने वाले 10 मिनट में बीच हाईवे पर पुलिस की जिप्सी लगी हुई थी। अजीत सिंह और राम दुलार ने आज से पहले इतने ईमानदार पुलिस वाले को मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में ही देखा था। बंद करो इन सबको, एएसपी की आवाज़ गूंजी। ट्रक के पीछे से बोरियों को अपने कंधे पर लादे नीचे उतर रहे इस कद्दावर पुलिस वाले को देखते ही राम दुलार यादव की अनुभवी आंखें यह जान चुकी थी कि ये एएसपी साहब प्रदेश में भूचाल लाने वाले थे। जैसे हेलीकॉप्टर का आना हो या फिर 12 वर्षों में संगम पर कुंभ का मेला। उत्तर प्रदेश की पुलिस में ऐसा डेयरिंग बवंडर अधिकारी आना भी कुछ ऐसा ही था। पुलिस की वर्दी में दमकते दरभंगा बिहार की उस लड़के जैसे एएसपी साहब को हाईवे सील करते हुए देख पूरा महकमा सन्न था और सालों से नाके पर मनमानी कीमत दे रहे ड्राइवरों के चेहरे खिले हुए थे। सेल्स टैक्स की एक गाड़ी अपने आला कमान से इस मसले पर राय लेने निकल चुकी थी। सुबह होने को थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का माफिया जागने ही वाला था। सर, एएसपी पगला गया है, पूरा फुल चेक कर ले गाड़ी, सब हाईवे जाम करा के, बहुत बड़का गेम हो जाएगा। कांपती हुई सी आवाज में सेल्स टैक्स के एक अधिकारी ने अपने आका को फोन किया। उसके आका ने फिर अपने आका को और फिर आका से आका होते लखनऊ के दार उल सफा के फोन घरघराने लगे थे। एएसपी अपना काम करे वे नहीं चाहते थे। नया नया मुसलमान 5 वक्त का नमाजी होता है। अरुण कुमार के बारे में शातिर सत्ताधीशों की शुरुआती राय यही थी, लेकिन कंधे पर अशोक स्तंभ और सीन भारतीय संविधान की धारा 311 की आश्वस्ति लिए अरुण कुमार को उस दिन तो क्या, उस पूरे करियर में कभी भी सियासत अपने ताव से डरा नहीं पाई थी। आने वाले 3 दिनों तक जीटी रोड से होकर गुजरने वाले हर ट्रक की पुलिस ने तफ्तीश की और तब उजागर हुई सड़कों पर सेल्स टैक्स एवं पुलिसिया गठजोड़ से चल रही यह बंदरबाट। जीटी रोड भारत की व्यस्ततम सड़कों में से एक,
वाणिज्यिक दृष्टि से भारत की धमनी और उस धमनी से होकर फिसलते हुए ये ट्रक उस दौर में इंसान से लेकर जानवर, जानवर से लेकर बंदूक और बंदूक से लेकर गांजे जैसी तमाम चीजों की तस्करी का सबसे बड़ा माध्यम थे। व्यवस्था को बस 2 मिनट के लिए आंखें मूंद लेना होता है या नाके पर चेकिंग के वक्त दातून करना होता है और इतनी ही देर में एक तय रकम की अदायगी के बाद चालक से लेकर कर्मचारी तक अपने अपने आलीशान दरबारों में बैठे उनके आका भी खुश हो जाते थे। इसके अलावा कमाई के लिए चावल, गेहूं, सीमेंट, कपड़े, दवाइयाँ इत्यादि लेकर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे ट्रकों से मनमानी वसूली का धंधा तो खैर मजे में ही चल रहा था। तुम्हारी गाड़ी में चावल की बोरियां नहीं, बंदूकें हैं। वर्दी और डंडे के जोर पर चावल को बंदूक और बंदूक को फूल बनाना कौन सा मुश्किल काम था। ऐसी ही छोटी मोटी करामातों के बीच ये देश चलता रहता है, तब तक जब तक बीच सड़क पर अपनी जिप्सी लगाकर एक एक ट्रक की तलाशी लेने वाला कोई अरुण कुमार सिस्टम में ना आ जाए, तब तक जब तक एक वर्दीधारी की ज़मीर में चावल को चावल और बंदूक को बंदूक देखने, समझने और कहने की कुव्वत ना हो। अरुण कुमार एएसपी वाराणसी में वह कुव्वत भी थी और अपने पुलिस बल को संगठित और प्रोत्साहित कर इस मिशन पर लाने का मादा भी। नवंबर के जाड़े में जीटी रोड अचानक गर्म हो गया था। अरुण कुमार और उनकी टीम पिछले 3 दिनों से सड़कों पर कैंप लगाकर तफ्तीश में जुटी थी। सैयद रजा से लेकर मुगल सराय तक मीलों लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। सड़क किनारे पेड़ों के नीचे ट्रक वाले हांडी पर खिचड़ी चढ़ाए हुए तस्करों का खून खौल रहा था और सेल्स टैक्स वालों का हलक सूख रहा था। बनारस से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक फ़ोन की घंटियां बजती जा रही थी, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा का यह अधिकारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। जीटी रोड पर अपने अगले 3 दिनों में हुई राजस्व की उगाही पिछले 6 महीनों से भी ज़्यादा थी। इधर सड़क पर पुलिस का सिकंजा कसना शुरू हुआ और उधर प्रदेश के सियासी हमलों में सेल्स टैक्स अधिकारियों की लॉबी इस दुस्साहसी पुलिस कार्यवाही के खिलाफ हड़ताल पर थी। और इन सबके बीच लगातार तीसरे दिन मीलों लंबी ट्रकों की कतार में खड़े एक एक ट्रक की चेकिंग करवाते अरुण कुमार को पता था कि उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। सर जी, 3 दिनों से इधर फंसे हैं जाम में, लेकिन आपने जो किया है उससे हाईवे पर चलने वाला हर ट्रक ड्राइवर आपको मरते दम तक दुआ देगा। 10 साल से ही सड़क पर चल रहे हैं, पहली बार किसी पुलिस अफसर का ऐसा मिजाज देखे हैं। दूर लखनऊ और वाराणसी के सियासी हलकों में जांच पड़ताल की आज अच्छे अच्छे बाहुबली और सत्ताधारी महसूस कर रहे थे। इस आंच की लपटें परोक्ष रूप से अरुण कुमार तक भी जाने वाली थी, लेकिन मुस्कुराते हुए उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की कागजात और चाबी थमाते हुए अरुण कुमार से जब यह कहा तो उनकी आंखों में इस ऑपरेशन की सफलता की लिखी हुई इबारत इस खुर्राट पुलिस अधिकारी ने साफ साफ पढ़ ली थी। अब चाहे सिर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। जीटी रोड पर खड़ा कोई ट्रक वाला यह गीत सुन रहा था। एएसपी वाराणसी की गाड़ी 3 दिनों में पहली बार वापस शहर की तरफ मुड़ रही थी। पटना, जयप्रकाश और वह लड़का। 70 का दशक भारतीय राजनीतिक चेतना का संक्रमण काल था। स्वातंत्र्योत्तर भारत समाजवादी नेहरूवियन यूटोपिया से जूझते हुए तकरीबन थक चुका था। चतुर्दिक बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और एक खास दल के राजनीतिक आधिपत्य को चुनौती देने के लिए देश ने अपना जयप्रकाश चुन लिया था और इस राजनीतिक उद्बोधन की धुरी थी बिहार। वही बिहार जहां वैशाली और बज्जिका के धरधाम पर भारतीय गणतंत्र ने अपनी पहली किलकारियां भरी थी। वही बिहार जहां जयप्रकाश अपने विराट व्यक्तित्व और ओजस्वी भाषणों से छात्र का एक विशाल आंदोलन खड़ा करने वाले थे। छात्रों का एक विशाल समूह उनके पीछे खड़ा था और इस छात्र आंदोलन का गवाह बनी थी पाटलिपुत्र की वह धरती जहां उस शाम बेली रोड के बाहर वह लड़का भी मौजूद था। वह लड़का अपनी मिचमिचाई आंखों से नारेबाजी करते हुए छात्रों के उस हुजूम को देख रहा था। वह उनकी आंखों में, चाल में, बातों में, देह भाषा में आने वाले परिवर्तनों को कितना जान समझ पा रहा था ये ठीक ठीक शायद उसे भी नहीं मालूम था, लेकिन हवा में कुछ तो जादू सरीखा जरूर था जो उस लड़के के कदम उस जन सैलाब के साथ हो गए थे। फिर थोड़ी दूर आगे जाते ही पुलिस खड़ी थी और जैसा सैकड़ों सालों से क्रांति के नारे लगाती भीड़ के साथ होता आया है, उन पर भी अचानक से डंडे बरसने लगे थे। किसी का हाथ तो किसी का चश्मा, किसी की चप्पल तो किसी का हौसला। गुलमोहर के पेड़ की ओट में खड़े उस लड़के ने उस दिन बहुत कुछ टूटते हुए देखा था। वह छुपा हुआ जरूर था, लेकिन दब्बू नहीं था।
वह चुप जरूर था लेकिन सवालों से भागता नहीं था। खाली पैर फटी एड़ियों में भागते उन बिहारी लड़कों की चीख में बहुत कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक विचलित कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सत्ता और क्रांति एक दूसरे से लोहा ले रहे थे और तभी गुलमोहर के पेड़ के नीचे उस लड़के को पहली बार अप दीपो भव की तर्ज पर बोध हुआ था। बोध यह कि व्यवस्था परिवर्तन करने का सबसे सटीक और कारगर रास्ता भीड़ के नारों के बदले व्यवस्था के गलियारों से होकर गुजरता है। फिर वह लड़का हॉस्टल लौट गया था। दरभंगा बिहार से पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने आए इस लड़के को तब व्यवस्था से ज़्यादा न्यूटन के नियमों की पड़ी थी। अगले साल आईआईटी का पर्चा जो था, रुड़की पार्थशास्त्री रॉक्स और गरीबी रेखा। अगले साल पर्चा हुआ और तमाम हिंदुस्तानी छात्रों से उलट जिनके पर्चे हर बार अच्छे जाते हैं बस परिणाम बुरे आते हैं, उस लड़के का पर्चा भी अच्छा गया और परिणाम भी अच्छा आया। पटना से निकलकर लड़का अब भारत के प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थान आईआईटी रुड़की का छात्र था। लेकिन अब भी इस होनहार के जहन में वो शाम, वे नारे, वे लाठियाँ, वो भगदड़ और फटी एड़ियों वाले उन लड़कों की छवि धुंधली नहीं हुई थी। रोबोट का सपना देखने वालों के बीच इस लड़के को उन जिंदा लोगों के सपने अब भी आते थे। कमरे में रूममेट अमेरिका के सपने साझा कर रहा होता था। अरुण को अब भी दियारा और उसके लोग याद आते थे। मशीनों की दुनिया में हांड मास के लोगों से जुड़े सवाल उसका पीछा कर रहे होते थे और यूं होते होते वह न्यूटन से ज़्यादा जयप्रकाश नारायण के नज़दीक आ गया। सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र और व्यक्ति तकनीक से उलझने की उम्र में इस लड़के ने समाज चुन लिया था और इसी क्रम में अभियांत्रिकी की पढ़ाई पूरी होते ही वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंच गया था। हमेशा की तरह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अकादमिक चर्चाओं और उत्तेजक सामाजिक विचारों से लबरेज था। यह आपातकाल के बाद का दौर था। देश एक राजनीतिक प्रयोग की धज्जियां उड़ाते हुए देख चुका था। जनता पार्टी की सरकार आपसी फूट का शिकार होकर इतिहास के कूड़ेदान में डाल दी गई थी और देश ने इंदिरा गांधी जी को फिर से कमान सौंप दी थी। जेएनयू में आज की तरह ही तब भी नीतिगत और देश से जुड़े मुद्दों पर विचारोत्तेजक बहसें डिनर टेबल से शुरू होकर देर रात अरावली की गलियारों में चलती चली जाती थी और अक्सर इनमें गरीबी, राष्ट्र, जाति और वाद जैसे शब्दों का बोलबाला रहता था। मानविकी से लेकर अर्थशास्त्र के स्नातकोत्तर और शोधार्थी छात्र इन बहसों में प्रायः बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन अरुण और उसके कुछ एक दोस्त चुपचाप मुंह बाए उनकी बातें सुना करते थे और सुना ही करते थे। गणित और भौतिकी के गूढ़ सवालों में दिन भर माथा खपाने के बाद उन्हें उनकी बातें सुनकर कुछ अच्छा जैसा लगता था। समस्याओं के इर्द गिर्द चल रहे इस बौद्धिक म्यूजिकल चेयर को सुनकर उन्हें मज़ा भी आता था और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक अध्ययन में फ़ायदा भी मिलता था। एक शाम जेएनयू के भीतर अरावली पहाड़ियों के एक हिस्से में चट्टान के एक कोने पर बैठे हुए अरुण और उसके साथी एक और बौद्धिक समूह को गरीबी पर चर्चा करते हुए सुन रहे थे। क्यूबा से लाए गए सिगार के छल्ले उड़ाते हुए कोई युवती भारत की गरीबी को मार्क्स और हाइडेगर के नज़रिए से समझना चाह रही थी। उसकी अंग्रेजी में लगदग करती भाषा में इंडिया तो था पर भारत गौर था और तभी उसकी बातें सुनते सुनते अरुण अचानक ठठा के हंस पड़ा था। इतनी जोर की हंसी उसे महीनों बाद आई थी। यह शायद महीनों के बौद्धिक विमर्श को सुनने से जमा हुआ मवाद था जो उसकी हंसी के रास्ते बाहर निकल रहा था। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? लड़की के सवाल में नादान सी हैरानी और तंज दोनों था। गरीबी रेखा क्या चीज़ है जानती हो? पॉवर्टी लाइन। जवाब से बेपरवाह यह एक सवाल उसके पास छोड़कर हंसता हुआ अरुण चट्टान से नीचे उतर गया था। तथ्य की उंगली छोड़ विचार जब धुएं का दामन थाम ले तो उससे आसमानी कुछ और नहीं होता। बदलाव व्यवस्था के गलियारों में घुसपैठ से ही आएगा। लाइब्रेरी की तरफ कूच करते हुए उस लड़की के जहन में और कुछ हो ना हो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। गरीबी पर लिखे 1000 लेखों की तुलना में कानून व्यवस्था का एक सही कदम ज़्यादा प्रभावी रहता है। अगले साल उसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। गाजीपुर वाया कानपुर वाया गोरखपुर। 1985 वह साल था जब जेएनयू से निकला यह नया ताज़ा लड़का भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुन लिया गया था।
पुलिस अकादमी हैदराबाद जाने से पहले जिस लड़की को पुलिस के वरीयता क्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे मसूरी और हैदराबाद की 1.5 साल की ट्रेनिंग ने एक कद्दावर पुलिस ऑफिसर का जामा पहनाकर बाहर निकाला था। लेकिन एक पुलिस अधिकारी की असली ट्रेनिंग क्लासरूम में नहीं, अपराध की असली ज़मीन पर होती है, जहां घाघ अधिकारी, क्रूर अपराधी और अघाए हुए राजनेता उसके सबसे बड़े प्रशिक्षक होते हैं, जहां गोलियां निशानेबाजी के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए चलाई जाती हैं। अरुण कुमार IPS इस असल ट्रेनिंग के लिए भी बखूबी तैयार थे। वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश काडर के इस धाकड़ पुलिस अधिकारी की दूसरी पोस्टिंग होती है गोरखपुर में, नेपाल की सीमा से सटा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील जनपद, जहां अपराध दंत कथाओं से लेकर परचून की दुकान पर रचा बसा मिलता है। नेपाल के रास्ते भारत में तमाम चीज़ों की तस्करी होती थी। हथियार, ड्रग्स और मानव तस्करी का एक संगठित अपराध तंत्र तब तक इस क्षेत्र में अपना पैर पसार चुका था। यह वो दौर था जब यहाँ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही जैसे गैंगस्टर का बोलबाला था। करियर की शुरुआत में ही अरुण कुमार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस संगठित अपराध तंत्र का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। इस क्षेत्र में चुटभइयों की कोई औकात नहीं थी, न राजनीति में न अपराध में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस जिले में अपराध और राजनीति परस्पर नाभिनालबद्ध थे। गोरखपुर के शुरुआती सफर के दौरान इन गैंग्स को नियंत्रित करने में आंशिक सफलता मिलने के बाद अरुण कुमार का तबादला SP सिटी के तौर पर कानपुर में हो गया। लेकिन गोरखपुर की ज़मीन से उनका एक अजीब सा नाता शुरू हो गया था, जो आगे उनके कैरियर में मील का पत्थर साबित होने वाला था। कानपुर पहुंचने के बाद अरुण कुमार का सामना पहली बार सांप्रदायिक तनाव और उनसे जुड़े अपराधों से हो रहा था। राम जन्मभूमि का मुद्दा देश में गरमाता जा रहा था। साहबानों और मंदिर की चाबी वाला पूरा एपिसोड देख के सांप्रदायिक ताने बाने को इधर से उधर करने वाला था, और ऐसे में कानपुर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके की बागडोर उन्होंने बड़े ही विश्वास और हिम्मत के साथ थाम ली थी। उसी दौरान कानपुर दंगों में इनके अंगरक्षक ने अपनी जान पर खेलकर इनकी जान बचाई थी। ये भारतीय पुलिस के जवानों के भीतर का अदम्य साहस ही है, जो उन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु पीठ पर जिंदा बम जेल जाने का हौसला देता है। अपने अपने घरों की आराम कुर्सी पर बैठकर हम भारत के पुलिसिया तंत्र के चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन उनकी तह में झांकने पर ही हम जान पाते हैं कि न जाने ऐसे कितने गुमनाम सिपाहियों की शहादत की वजह से ही हमारे हिस्से का आशियाना और हमारी आराम कुर्सियाँ महफूज हैं। कानपुर से इनका तबादला गाजीपुर कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, अफीम के विशाल कारखाने, प्रख्यात साहित्यकार और महाभारत सीरियल के संवाद लेखक राही मासूम रजा, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तथा पूर्व CAG विनोद राय के लिए जाना जाने वाला जिला गाजीपुर। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर गंगा, गोमती, टोंक और कर्मनाशा नदियों से सिंचित पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां बुद्धि और बल से लबरेज युवा अक्षर विवेक के अभाव में अपराध का वन वे पकड़ लेते हैं। यूँ तो इस इलाके में पिछले कई सालों से जातीय गैंगवार चल रहा था, लेकिन अरुण कुमार का पहला सामना गैंग्स ऑफ गाजीपुर से ना होकर देश की ऐतिहासिक बीमारी हिंदू मुस्लिम दंगे से हुआ था। SP अरुण कुमार की गाजीपुर आने के 2.5 साल बाद राम जन्मभूमि का विवाद अपने चरम पर था और संघ समर्पित भीड़ ने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया था। देश भर में सांप्रदायिकता अपने उफान पर थी। बलिया से लेकर मऊ और मऊ से लेकर बनारस तक पूरा उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की आग में चल रहा था। लेकिन गाजीपुर, जहां ऐसे दंगों के लिए पर्याप्त तनाव और अराजक तत्व मौजूद थे और जहां ऐसी झड़पों के लिए किसी मुकम्मल वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उस गाजीपुर का एक एक कोना शांत था, और इस शांति का एकमात्र कारण SP अरुण कुमार का कुशल नेतृत्व था। कानपुर ने हिंदू मुस्लिम की आग में तबाकर इस नए से लड़के को कानून व्यवस्था नियंत्रण की ऐसी घुट्टी पिला दी थी कि गाजीपुर में शांति व्यवस्था कायम रखने में इन्हें कोई मुश्किल नहीं आई थी। बकौल कुमार, मुझे लखनऊ और इलाहाबाद से मेरे साथियों के फ़ोन आ रहे थे। वे हैरान थे कि मैंने गाजीपुर में एक भी बम कैसे नहीं फूटने दिया। मुझे लगता है कि लोगों को मुझ पर भरोसा था। 2 साल में यह मेरी सबसे बड़ी जीत थी। कुमार गलत थे। गाजीपुर की वह 97 की चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी थी। एक बार फिर से गोरखपुर की तर्ज पर अरुण कुमार का पाला राजनीतिक दलों द्वारा पोषित एवं संवर्धित आपराधिक गैंग से पड़ने वाला था।
और इस सूची में गाजीपुर के पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट मुख्तार अहमद अंसारी के पोते और जिले के कद्दावर मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर था। अंसारी की आपराधिक कैरियर की शुरुआत 80 के दशक में मखोन सिंह गैंग के एक शार्प शूटर के तौर पर हुई थी। यह वही दौर था जब सरकार ने पूर्वांचल में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। करीब 200 करोड़ के ठेकों के टेंडर निकलने थे। मखनू सिंह और साहिब सिंह गैंग के बीच इन ठेकों को हथियाने के लिए रंजिश शुरू हो गई थी और मऊनाथ भंजन की सड़कों से लेकर गाजीपुर के खेत की मेड़ों तक गैंगस्टर्स की लाशें बिछने लगी थी। जहां मखनू सिंह के गैंग का सीईओ मुख्तार अंसारी था, वहीं साहिब सिंह गैंग का चिराग ब्रजेश सिंह था। गाजीपुर से सटे कस्बे सैदपुर के पास एक प्लॉट को लेकर शुरू हुई झड़प के बाद से ही मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। साहिब सिंह की हत्या करने के बाद मखनू सिंह और मुख्तार अंसारी इलाके के सबसे दबंग कॉन्ट्रैक्ट माफिया के रूप में उभरे थे। कालांतर में पूर्वांचल के कॉन्ट्रैक्ट माफिया के रूप में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाने लगा था। ठेकेदारी उस इलाके में पेशा नहीं, पहचान से जुड़ी हुई थी। रेलवे का ठेका हो या अवैध स्क्रैप का व्यापार या फिर कोयले के खनन का धंधा, धनबाद से वाराणसी के रास्ते इन सारी रंजिशों के तौर पर मुंबई की डी कंपनी से जुड़े हुए थे। फिर चाहे वह हरिशंकर तिवारी का गैंग या बबलू श्रीवास्तव गैंग के कारनामे। पुराने लोगों की माने तो भारत छोड़ने से पहले दाऊद इब्राहिम भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन गैंगस्टर से खौफ खाता था। इन सारे धंधों से उतरने के लिए कलेजे में दम और थोड़ा सूफी मन चाहिए होता था। ट्रिगर दबाने में ज़मीर आड़े ना आए तो और अच्छा। मुख्तार अंसारी की कलेजे में दम भी था और किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की ललक भी। इसलिए 90 के दशक की शुरुआत में पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक एक व्यापारी उसके एक कॉल पर उसे गुंडा टैक्स देने लगा था। गले में पैसों की गड्डी भरने लगी थी। प्रदेश के नेता अपने बेटे बेटियों की शादी की निहारी खिलाने के लिए उसे बुलाने लगे थे। और जैसा कि इन क्षेत्रों की जनता इन बाहुबलियों के साथ करती है, बड़ी आसानी से मुख्तार अंसारी का रॉबिन हुडीकरण भी हो चुका था। किसी ज़रूरतमंद की बेटे की शादी हो या फिर लड़के को पकड़कर जबरियां शादी कराना, सालों से ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुख्तार अंसारी हर उस जगह पर मौजूद था जहां व्यवस्था दशकों से झांकने नहीं आई थी। अपार जन समर्थन और बंदूक के दम पर मुख्तार अंसारी 90 के दशक की शुरुआत तक पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली बन चुका था। अचानक एक दिन पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों में सहमे बैठे पुलिस वालों को मालूम हुआ कि गाजीपुर से चला यह कारवां मुख्तार अंसारी के घर की कुर्की जब्ती करने मोहम्मदाबाद जा रहा है। बकौल कुमार, पूरे रास्ते मैंने इस मिशन की जानकारी किसी भी पुलिस वाली को नहीं दी थी, क्योंकि मुझे इस खबर के लीक होने का पूरा अंदेशा था। इतने दिनों के कार्यकाल में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर की खामियों को गौर से परख लिया था और फिर एकदम से वे मुख्तार अंसारी के घर के अंदर थे। उस मुख्तार अंसारी के घर में जो अपनी AK-47 राइफल और अपार जन समर्थन के दम पर पुलिस वालों को अपने पांव की जूती समझने लगा था, वह मुख्तार अंसारी जो कानून और विधि व्यवस्था को ताक पर रख इलाके का मुंसिफ बन बैठा था। पुलिस एकदम से भीतर घुसी और अंसारी के घर के एक एक कोने की तलाशी लेने लगे। तभी एक बुलिस्ट पुलिस कांस्टेबल ने एक झटके में अंसारी के दरवाजे का पल्ला उखाड़ लिया था। यह पुलिस की तरफ से बेखौफ मनमानियां करने वाला मुख्तार अंसारी को करारा जवाब था। पुलिस को इस कुर्की जब्ती में कुछ अहम सुराग और साक्ष्य हाथ लगे थे। अरुण कुमार मुख्तार अंसारी पर नकेल कसने के लिए तैयार थे, लेकिन अगले दिन सुबह विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अरुण कुमार और उनके काम करने की तरीके को मुख्तार अंसारी के विधायक भाई अफजाल अंसारी ने पानी पी पी कर कोसा और तत्कालीन सरकार से सीधे टक्कर लेने की धमकी दे डाली। एक बार फिर से विधायक की चीख एक पुलिस अधिकारी के सारे किए धरे पर पानी फेर चुकी थी। बात आई गई हो गई। अरुण कुमार को शांत करने के लिए संट कर दिया गया और मुख्तार अंसारी छुट्टे सांड की तरह पूर्वांचल पर राज करता रहा। जो कुछ बदला वह यह कि आधे जाते मौसमों की तरह कल्याण सिंह की सरकार कुछ दिनों बाद गिर गई। अपराध और राजनीति के गठजोड़ से अरुण कुमार की ये दूसरी टक्कर थी। समय बीता, चुनौतियां बदली। लखनऊ SSP अरुण कुमार 27 घंटे की मैराथन बैठक में अभी अभी उठे थे। मुहर्रम आने वाला था
और शहर में 17 वर्षों के बाद सुन्नी मुसलमानों का ताजिया निकलने वाला था। शहर का तापमान बढ़ा हुआ था। बातों से बातें खुलती गईं और दोनों गुटों के नेता चाय के कप खाली करते गए। नतीजा आने में 27 घंटे लगे और अब भी मुस्कुरा रहे थे, पर एसपी अरुण कुमार अब भी घबराए हुए थे। इन 27 घंटों में उसी लखनऊ के एक अस्पताल में उनके एक बेहद करीबी रिश्तेदार का ऑपरेशन चल रहा था। इधर शहर को जलने से बचाना था और उधर रिश्ते को। थोड़ी कसमकस के बाद अरुण कुमार ने शहर बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा था। बकौल अरुण कुमार, ऐसे नाजुक मसलों को एसपी से कम रैंक के किसी भी अधिकारी के सुपुर्द करना जोखिमपूर्ण होता, क्योंकि यह सिर्फ पुलिसिंग से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ थोड़ी कूटनीति की भी ज़रूरत पड़ती है, जो पुलिस थानों में नहीं सिखाई जाती। तो मुझे पता था कि मैं उस ऑपरेशन के वक्त अपने परिवार के साथ नहीं रह सकूँगा। सॉरी। 2 दिन के थके मांदे एसपी साहब घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बस इतना ही कह सके थे। मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया था। उन्हें ऐसे सॉरी की अब आदत हो चली थी। बच्चे सो चुके थे। अरुण ने एक नज़र उनको देख भर लिया था। अरुण के हिस्से में अपने बच्चों की किलकारियां एक आम भारतीय पिता से थोड़ी कम आई थी, पर उस वक्त उनको सोता देख उस वर्दीधारी के भीतर से एक पिता मचल कर बाहर आ गया था। शहर एक और दंगे से बच गया था और एसपी साहब को 24 घंटे बाद रोटी मैसर हो रही थी। यह और बात थी कि थके मांदे जवानों के लिए वे पुलिस लाइन में आज मटन और चावल की दावत कामिल कर आए थे। पुलिस के अंदर अफसरशाही से आगे जाकर टीम लीडर की भूमिका अदा करने वाले अधिकारी ही याद रखे जाते हैं। रात गहरा रही थी और एसपी साहब को कब नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला था, पर सच तो यह था कि आने वाले कुछ 1 सालों के लिए उनकी नींदें उड़ने वाली थी। श्री प्रकाश शुक्ला का चैप्टर। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी अब अपराध के सकरे रास्ते को छोड़कर खादी पहनने का मन बना चुके थे और उनकी जगह एक स्कूल मास्टर का छोटा बेटा पहलवानी के अखाड़े से अपने आपराधिक कैरियर की शुरुआत करने वाला था। किसी राकेश तिवारी ने उसकी बहन पर कोई फख्ती कस दी थी और उसने बल्ले से उसका सिर खोल दिया था। लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जो आने वाले कुछ सालों में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक के सियासी हमलों में अच्छों का हलक सुखाने के लिए काफ़ी था। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश की आपराधिक गलियारों में किसी सितारे की तरह उभरा था। राकेश तिवारी की हत्या के बाद वह बचने के लिए बैंकॉक भाग गया था और वहां से आने के बाद शुक्ला को पनाह मिली बिहार के मोकामा जिले के बाहुबली सूरजभान सिंह की गैंग में। यहाँ से एक शार्प शूटर के तौर पर शुरू हुआ श्री प्रकाश शुक्ला का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उजले कपड़े, उजले जूते, सोने की चैन और खूब सारी शोहरत। श्री प्रकाश शुक्ला बहुत जल्द किंवदंती में तब्दील होने वाला था। 1997 में गोरखपुर के पूर्व माफिया डॉन और तत्कालीन नेता वीरेंद्र शाही की लखनऊ के बीच सड़क में गोली मारकर हत्या करने के बाद अब उसके निशाने पर चिल्लोपुर विधानसभा के सीटिंग एमएलए हरिशंकर तिवारी थे, जिनको मारकर वह राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह पुख्ता करना चाहता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने राजनीतिक हमलों में अपनी साठगांठ बढ़ानी शुरू कर दी थी। राज्य सरकार के कई मंत्रियों व भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के कई अधिकारियों के साथ उसके मधुर संबंध से मधुरतम होते जा रहे थे। बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रेलवे का एक एक ठेका उसके नाम से बंटने लगा था। पुलिस विभाग के तमाम बड़े कर्मचारी उससे हाथ मिला चुके थे और ऐसे में 11 तो क्या 21 राज्यों की पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसी दौरान 1997 के नवंबर में उसने बिहार सरकार के एक मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को पटना के मध्य बने IGIMS के भव्य गलियारों के बीच AK-47 से भून दिया था। सियासी रंजिशों को बंदूक सलटाने के लिए उत्तर भारत के नेताओं के बीच सबसे भरोसेमंद नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। कुछ ही दिनों के बाद मोतिहारी बिहार के MLA अजीत सरकार की हत्या में भी श्री प्रकाश शुक्ला का नाम उछला था। उत्तर प्रदेश के नेता साक्षी महाराज के अनुसार 1997 में एक खास ब्राह्मण लॉबी ने श्री प्रकाश शुक्ला को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पार घाट लगाने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी मंजूर की थी। सत्ता पोषित अपराधी आज सत्ता के शिखर पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा था।
सरकार एकदम से हरकत में आ गई थी और साल 98 के अप्रैल महीने में कल्याण सिंह सरकार ने श्री प्रकाश शुक्ला और अन्य 43 अपराधियों से निपटने के लिए राज्य के 23 तर्रार पुलिस अधिकारियों को जोड़कर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। एसएसपी अरुण कुमार को इसकी कमान दे दी गई थी और उनका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि गोरखपुर के उस गणित मास्टर का वह बेटा था जो फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नासूर बना हुआ था। पुलिस से बचकर भाग रहे श्री प्रकाश शुक्ला को अब समझ में आने लगा था कि अपराध की दुनिया में बड़े से बड़े गैंगस्टर का एक्सपायरी डेट आना तय है। 10 दिनों में वह लखनऊ से पटना, पटना से काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली भागा जा रहा था। इस बीच तत्कालीन हिट शो इंडियाज मोस्ट वांटेड पर सुहेब इलायची से उनकी स्टोरी चला दी थी। सितंबर 1998 के पहले हफ्ते में इलियासी को शुक्ला की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 धमकी भरे कॉल गए थे। उसने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में लिखवाई और शीघ्र ही इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ को भी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की अपनी अलग मजबूरियां थीं। उत्तर प्रदेश के चुने हुए 58 सबसे बेहतरीन पुलिसकर्मियों की इस टीम के पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर तक नहीं थी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उन्हें एक मुखबिर से श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर हाथ लगी। पोस्ट कार्ड साइज की इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तस्वीर मिलते ही एसटीएफ की टीम एक्शन में आ गई थी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला उनकी जद से अब भी बाहर था। उसे ट्रैक कर पाने में पुलिस की सबसे बड़ी अड़चन थी भारत में नया नया आया मोबाइल फ़ोन। यह एक ऐसा करिश्मा था जिसके बारे में पुलिस के अच्छे अच्छे अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं थी और यहाँ अरुण कुमार के भीतर का आईआईटीएन सबके काम आने वाला था। इस केस में उन्होंने सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियों के साथ मिलकर पैरेलल फोन ट्रैकिंग और मोबाइल टावर सिग्नल की मदद से श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। तकनीकी की दुनिया से अनजान उनके साथी पुलिस वालों के लिए यह किसी हॉलीवुड की फिल्म के सीन जैसा ही था। फोन ट्रेसिंग और कॉल इंटरसेप्शन से एसटीएफ को शुक्ला की लेटेस्ट ठिकाना मालूम चल गया था, पर राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की एक टुकड़ी अरुण कुमार की अगुवाई में दिल्ली के लिए कूच कर गई थी। 22 सितंबर 1998 की अल सुबह श्री प्रकाश शुक्ला पालम एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला था। वहां से रांची जाने वाली पहली फ्लाइट लेकर वह अपने गुरु सूरजभान सिंह के रांची वाले अड्डे पर छुपने जा रहा था। ब्लू सियोलो गाड़ी में शुक्ला और उसके साथी अभी धौला कुआं से पहले वाली लाल बत्ती पहुंचे थे कि श्री प्रकाश शुक्ला का फोन बजने लगा था। उसने नंबर देखा, उसकी प्रेमिका कॉल कर रही थी। शुक्ला ने उस पार से आती हुई व मदमदाती हुई आवाज़ सुनी और अगले कुछ मिनटों में गाड़ी यू टर्न मारकर गाजियाबाद मोहन नगर की तरफ कूच कर गई। इधर अरुण कुमार ने रिसीवर पर यह आवाज़ सुनी। वे महीनों से पहली बार थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराने लगे थे। एसटीएफ को गोरखपुर के उस 25 साल के बवंडर श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों की सटीक लोकेशन मिल चुकी थी। मोहन नगर फ्लाईओवर की ठीक पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे शुक्ला को गले में एक हुक सी उड़ती हुई लगी। सामने पुलिस की 5 गाड़ियां उसका इंतजार कर रही थी। एनकाउंटर शुरू होने वाला था। इस तरफ से शुक्ला ने 14 गोलियां चलाई और उस तरफ से एसटीएफ वालों ने 47। उनमें से एक शुक्ला की कनपटी, एक छाती और एक पेट में जा लगी थी। जिस शुक्ला के नाम से कल तक पुलिस के आला अधिकारी भी कांपते थे, उस शुक्ला का सिर आज कोमड़े की तरह फट गया था। खून से सनी उसकी लाश जब सड़क पर घसीटी जा रही थी, पास खड़े अरुण कुमार ने उसकी हिकारत भरी नजर भी डाली थी। उनकी यूनिफॉर्म पर एक और मेडल बढ़ने वाला था। फिल्म उद्योगों को भी काफ़ी सारा कच्चा माल मिल चुका था। इस एनकाउंटर के बाद अरुण कुमार की नेतृत्व में एसटीएफ ने संगठित अपराध से निपटने में आशातीत सफलता प्राप्त की थी। अरुण कुमार की तकनीकी दक्षता और ग्राउंड पर उनके चपल नेतृत्व ने उनकी छवि मंद मुस्कान बिखेरते उस पुलिस अफसर की बना दी थी जो मान में घुसकर अपराधियों को धर दबोचता था। उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका स्माइलिंग शॉटगन मिल चुका था। 1985 बैच का यह अधिकारी जो प्रशिक्षु के तौर पर मुरादाबाद में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान खून के धब्बों को देखकर रात भर सो नहीं सका था, आज 5 दुर्दांत अपराधियों की लाश के सामने खड़ा मृत्यु के पार देख रहा था। ऐसे ही महीन पलों में एक कॉप कब सुपर कॉप बन जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। लखनऊ से दिल्ली तक इस एनकाउंटर के महीने भर बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला गैंग के बौखलाए लड़कों ने एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर
प्रीतम सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी। अरुण कुमार और उनके परिवार के सदस्यों को भी जान से मार देने की धमकियां मिलने लगी थी। उनकी बेटियां पहले से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थीं। यूँ तो अरुण कुमार अपनी सुपर कॉप की छवि को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश की धरती से अपराध के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन सुपरमैन को भी ठहर कर सांसें लेने का हक होता है। इस स्माइलिंग शॉटगन का भी एक परिवार था, उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां थीं, पर इन सबसे बढ़कर भी कुछ नई जिम्मेदारियां उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में मिलने वाली थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सफल संचालन और अपनी नो नॉनसेंस छवि के कारण दिल्ली में भी इनके कई मुरीद बन गए थे। कड़क पुलिस वाले की ज़रूरत किसे नहीं होती, और अगले कुछ दिनों में सीबीआई के गलियारों में इस अधिकारी के नाम की तूती बोल रही थी। दिल्ली सीबीआई ने अपने कार्यकाल के दौरान निठारी सहित कई मामलों का सफल निपटारा करने के बाद अरुण कुमार की करियर की एक और बड़ी चुनौती 2008 के बहुचर्चित आरुषि मर्डर केस की शक्ल में उनके सामने आई। 2008 के मई महीने में नोएडा के एक घर में 10वीं कक्षा की छात्रा आरुषि तलवार की खून से सनी लाश उसके कमरे में मिली। शक सुई उसके माता पिता की तरफ घूम रही थी। तलवार दंपति का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था, लेकिन हमेशा की तरह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरुण कुमार की निगाहें सच की तरफ मुड़ चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ घटना का एक प्रायोगिक रिक्रिएशन किया, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम देने में तलवार दंपति की भूमिका को सिरे से नकार दिया था। न्याय की प्राइम टाइम अवधारणा से अघाई इस समाज को पुलिस की मुश्किलों से हमेशा की तरह कोई लेना देना नहीं था, और मीडिया में तलवार दंपति के विरुद्ध चल रही खबरों के प्रभाव में जल्द ही अरुण कुमार को इस केस से हटा दिया गया था। अगली बार की जांच में सीबीआई ने तलवार दंपति को दोषी पाया था। बकौल कुमार, यह मेरे अब तक के कैरियर का सबसे पेचीदा समय था, जहां मुझे समाज और परिवार दोनों के सामने खुद को सही साबित करना था। लोग मुझे सवालिया निगाहों से ताक रहे थे, लेकिन मुझे अपनी गट फीलिंग पर भरोसा था। कई वर्षों की अदालती कार्यवाही के बाद उच्च न्यायालय ने आखिरकार अरुण कुमार की शुरुआती जांच को सही ठहराते हुए तलवार दंपति को इस केस से बरी कर दिया था। तलवार दंपति का मीडिया ट्रायल करने वाले वही एंकर आज शुरुआती जांच का जिक्र करते हुए इस ब्रेकिंग न्यूज़ को पंचम सुर में सुना रहे थे, लेकिन इस आईपीएस ऑफिसर के लिए यह सब कुछ बेमानी था। सेवानिवृत्ति के बाद अरुण कुमार को यूआईसी, यूनियन इंटरनेशनल डेज केमेंस और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का वाइस चेयरमैन बनाया गया। यह रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अपने करियर के दौरान निजी और प्रोफेशनल जीवन के बीच बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करते हुए विधि सम्मत तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अरुण कुमार की दक्षता और उनका कर्मठ व्यक्तित्व हर उस व्यक्ति के लिए एक स्कूलिंग सरीखा है जो भारतीय पुलिस सेवा में आना चाहता है। भारत के पुलिस इतिहास में अरुण कुमार का नाम जब भी लिया जाएगा, उनके कारनामों से आगे बढ़कर उनकी सोच और पुलिस तंत्र के बारे में उनके विजन को सलाम किया जाएगा। ऐसे स्माइलिंग शॉटगन्स के चलते ही तो यह मुल्क महफूज है, और सत्यमेव जयते पर इस देश के एक बड़े तबके का भरोसा पीढ़ी दर पीढ़ी बना हुआ है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। सो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।